नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए टॉपिक के बारे में। डीएनए के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने खूबसूरत से सुझाव दीजिए। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा न्यूज़ ये देना था कि आप लोग को शायद एक मैसेज गया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी अभ्यर्थी को, जो भी पुराने अभ्यर्थी हैं, जिनको अगर डीएनए चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो जो पूरा डिटेल दिया गया है उसको पढ़िए और जिसको ज़रूरत हो वो उस फॉर्मेट को पढ़ के उस अपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसका पालन करिए। जिसको ज़रूरत हो वो पालन करें। बाकी इसके बारे में मैं कुछ एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने आते हैं टॉपिक पे। और दूसरा, कल संडे है, अभी भी टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। कल संडे है तो टेस्ट सीरीज चलेगा ही। और हर संडे को डीएनए नहीं बन पाता है क्योंकि डीएनए संडे को ऑफ रहता है हम सभी लोगों का। तो ऑफ मतलब ये नहीं रहता है काम नहीं होता है, काम उस दिन भी होता है, लेकिन डीएनए उस दिन नहीं हो पाता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि उस दिन भी एक दिन तो कम से कम आराम मिले, क्योंकि रोज़ तो एक ही दिन, सब दिन तो एक दिन बराबर ही हो गए हैं। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, तो दिए गए संस्थान का नंबर है, कहना बहुत ज़रूरी होता है, तो कभी काल इसका पालन कर लिया कीजिए। नंबर दिया गया है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं पहला टॉपिक है पूरे देश में लागू हो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये बहुत पहले से चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसका पूरा सारा जैसे बता दे रहा हूँ आपको कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में है, कोई रहने वाला मान लीजिए यूपी का है, वो दिल्ली में रहता है, तो यूपी में भी उसका राशन कार्ड में नाम चलता था, दिल्ली में भी राशन कार्ड में भी नाम उसने डलवा दिया कहीं घूस घास दे के। तब होता क्या था, दो दो जगह से वो प्रॉफिट उठाता था। तो सरकार ने एक नया प्लान लाया है कि उससे पता चल जाएगा कि एक आदमी है जो एक जगह से ही राशन ले सकता है। पहला तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कालाबाजारी रुक जाएगी। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई समस्या होती थी, अपना कार्ड दिखा के आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं, कहीं आप किसी भी ज़िले में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, ये भी एक समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है और यह बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इंसान की सबसे ज़रूरी रोटी कपड़ा मकान ही होता है। तो रोटी चाहिए ही, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा और ये टॉपिक भी कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक को गंभीरता से देखिएगा, पढ़िएगा, जो स्रोत दिए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते रहिए आप लोग और उसको फॉलो भी कीजिए। और ये टॉपिक हमेशा काम देगा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ये हमेशा काम देगा। इकोनॉमी के भी पढ़ेंगे तब भी काम देगा, आप लोग समाज के परिप्रेक्ष्य में भी चलेंगे तब भी काम देगा और सब जगह काम देगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने पर विचार करे। क्या विचार करे? वन नेशन वन राशन कार्ड। आखिर क्यों? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना एक देश एक कर की तर्ज पर योजना की तर्ज पर शुरू की गई है, जैसे जीएसटी लाया गया था। ठीक है, पहले वैट चलता था, फिर जीएसटी लाया गया। जीएसटी किस लिए लाया गया? ताकि सभी जितने भी राज्य हैं एक तरह से ही टैक्स सब जगह लग सके। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस सिस्टम कहते हैं, के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी, विशेषकर जो प्रवासी है, जो माइग्रेट है, जो बाहर रहते हैं, देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। 30 जून 2020 तक, ये डेट इम्पोर्टेंट है, कलर बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये। 30 जून 2020 तक इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी लाभार्थी देश भर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है। यानी अगर यूपी का भी, जैसे मैंने बताया, एक आदमी है तो दिल्ली में भी ले सकता है अपना राशन कार्ड से। तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी आप लोग को, कालाबाजारी भी रुकेगी इससे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है एक देश एक राशन कार्ड योजना। देखिए खूबसूरत सा, जैसे डीएल का लाइसेंस बनता है वैसे खूबसूरत सा कार्ड भी बन जाएगा आप लोगों का। और ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ
उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, रामविलास पासवान जी हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, वही देखते हैं सब चीज़ें। एक देश एक राशन कार्ड, वहीं जितने भी जैसे मैंने बताया कि फर्जी राशन कार्ड भी है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 1 जनवरी 2020 से देश में 1 जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा में एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत शुरू हो गई है। यानी कि 1 जनवरी से देश के कुल 12 राज्यों में, 12 राज्य गिन के दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 हो गए। और मान लिया आप लोग 12 राज्य हैं, तो 1 जनवरी से 12 राज्यों में शुरुआत हो गया है। इन 12 राज्यों के जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को अब संबंधित इनमें से किसी भी राज्य में निवास करने हेतु अपने मौजूदा राशन कार्ड से ही अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा है कि 30 जून 2020 तक देश के सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। मतलब 30 जून तक पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। अभी तो 12 राज्यों में 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। अब ये जो कानून लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA जिसे कहते हैं, 2013 में लाया गया था। ये UPSC के PT में भी पूछा है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है और हमेशा क्वेश्चन आएगा इससे। और इससे मैं देख ही रहे हैं, राशन के लिए लाइन लगी हुई है, मारा पीटी हो रही है राशन के लिए हर जगह, कई जगह कालाबाजारी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस समय तो नहीं होना चाहिए इस समय, लेकिन कोटेदारों की देख ही रहे हैं क्या स्थिति। आप लोग तो इससे भली भांति परिचित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके जरिए जनता को पोषक खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास जोर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की जरूरतें पूरी करने पर है। इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। अगर कोई जनसेवक, जो राशन जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो, या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सुनवाई का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जागरूक हैं। आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, अगर ऐसा कोई करता है तो तुरंत आप ही लोग एक्शन लीजिए, कुछ तो काम आएंगे आप लोग की पढ़ाई लिखाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपया प्रति किलोग्राम चावल देने की व्यवस्था की गई है। अभी भी ऐसे ही चल रहा है। जैसे यूजर है, अब वो फिंगरप्रिंट आ गया है ना, कि फिंगरप्रिंट जिसके नाम लाभार्थी जो भी है, जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हीं को इसका सबसे मतलब उन्हीं के नाम पे होता है मेन, बाकी सब लोग ऐड हो जाते हैं। इससे भली बात आप लोग परिचित होंगे। अब इतना ना परिचित होंगे तो क्या परिचित होंगे आप लोग। तो फिंगरप्रिंट होता है, फिर स्मार्ट कार्ड होता है, POS का एक मशीन होता है, वेरीफाई होता है, फिर आप लोग को मिल जाता है। इसमें पूरा डेटाबेस भी आ जाता है कंप्यूटर पे, कालाबाजारी भी इससे रुक जाती है। बहुत अच्छा पहल है सरकार का। ऐसे ही फिगर के माध्यम से बताया गया, फिगर आप लोग देख लीजिएगा आप लोग। इस कानून के तहत व्यवस्था की गई है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में भी लागू किया गया है। अगर खाद्यान्न नहीं मिलता है तो जितना पैसा लगता है उस खाद्यान्न का जो भी एक एक्स अमाउंट है उनके अकाउंट में पैसा दे दिया जाएगा। अब यही है पूरा प्रक्रिया जो दिया गया है, ये फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। EPDS जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, NIC के द्वारा दिया गया है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर का ये फिगर लिया गया है। ओ हो, आज तो देख लिया आप लोग, कुछ सब धोखा है भाई, धोखा है। ठीक है, तो चलिए ये आज पहला आपका टॉपिक ख़त्म हो गया आज। अब हम बात, और क्या हो रहा है भाई, आज पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मणिपुर के चाक हाओ तथा गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला है। गोरखपुर, मणिपुर के चाक हाओ अर्थात काले चावल तथा गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। चाक हाओ जिसे काला चावल कहते हैं, GI टैग प्रदान करने के लिए चाक हाओ उत्पाद संघ कंसोर्टियम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ चाकहाओ द्वारा है, शब्दों पे मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए।
आवेदन दायर किया गया था, जबकि गोरखपुर टेराकोटा के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। ठीक है, तो आपने देखा कि मणिपुर के चाकहाओ और गोरखपुर के टेराकोटा को। अब हम बात करते हैं आखिर चाकहाओ होता क्या है, जो जीआई टैग दिया गया है। तो चाकहाओ जो होता है एक सुगंधित चिपचिपा चावल होता है, जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है मणिपुर में, और चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। ये पैकेट देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत सा सर ने पैकेट लगाया है, और ये चावल देख लीजिए, काला चावल जिसे कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाकहाओं की खीर बनाई जाती है। चाकहाओं का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं गोरखपुर के टेराकोटा, आखिर है क्या है टेराकोटा। और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था आज तक टेराकोटा होता क्या है, पढ़ा जरूर था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये बात कि आखिर टेराकोटा क्या होता, मुझे क्या बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बात। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है, जिसमें जहां स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। ये देख लीजिए, इसी को कहते हैं टेराकोटा। देख लीजिए, ये बना रहे हैं लोग, खूबसूरत सा काम कर रहे हैं ये लोग, तो इसको देख लीजिए आप लोग। पूरे काम हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ बनाए जाते हैं गोरखपुर में। ठीक है, तो ये है टेराकोटा। अब हम बात करते हैं जीआई टैग और ट्रिप्स समझौता क्या है। यूपीएससी के पीटी में, चलिए हंसी मजाक बहुत हो गया, यूपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है जीआई टैग, जैसे कल भी इस पर मैं चर्चा किया था। भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड एसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत शामिल किया जाता है जीआई टैग। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ, बता भी चुका हूँ डब्ल्यूटीओ के बारे में। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने भौगोलिक संकेतक माल और पंजीकरण अधिनियम एक्ट 1999 को लागू किया है, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया है। जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है। जीआई टैग किसी विशिष्ट स्थान की सिर्फ वस्तुओं के लिए दिया जाता है, सेवा के लिए नहीं दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वस्तु अलाउड है, सेवा अलाउड नहीं है, सर्विस नहीं है। तो ये रहा। ओह यार, बार बार हो क्या रहा है, कोई नहीं। ठीक है, तो जीआई सिर्फ वस्तु के लिए होता है, सेवा के लिए नहीं होता है। ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा, इतना देखने की जरूरत नहीं है बस। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जीआई टैग क्या है, ट्रिप्स समझौता कैसे हुआ, ये एक्ट कब आया, बताया ना आपको मैंने। भौगोलिक संकेतक ये बताया ही आपको, ट्रिप्स के बारे में बताया ही है, विश्व व्यापार संगठन बताया ही है, किस अधिनियम पंजीकरण हुआ ये भी आपको पता चल गया, और कब प्रभावी हो गया 15 सितंबर 2003 को। और जीआई टैग बताया ही आपको कि सिर्फ वस्तु के लिए होता है, सेवा के लिए नहीं होता है। ये जीआई टैग प्रदान करना है, बताया ही गया आपको कि उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है। ठीक है, ये फिगर हो गया। ये फिगर के बाद हम बात करते हैं जन औषधि सुगम ऐप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी योजना, एक बार तो यूपीएससी में सिर्फ मुझे लग रहा है कि 20-25 सिर्फ योजनाएं उस साल पूछ दिया गया था पीटी में, तो योजना भी इंपॉर्टेंट है। जो सरकार की नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। हो सकता है किसी स्टेट पीसीएस में पूछ दे, या यूपी पीसीएस में पूछ दे, या यूपीएससी में पूछ दे, तो आप लोग योजना को भी देखते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं जन औषधि सुगम ऐप। कोविड-19 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जन औषधि सुगम ऐप मोबाइल ऐप नागरिकों को अपने निकटतम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का पता लगाने और सस्ती और जेनरिक दवा की उपलब्धता में सहायक बन रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बड़ा धूमधाम से लॉन्च किया था,
और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि गरीब से गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका हो, आजकल कोई भी किसी को रोग होता है तो मेडिकल पे जाता है, इतना लंबा लंबा कॉस्टली दवा जो लिखी जाती है, तो इससे निजात मिलेगा। और वही जेनरिक दवा एकदम सेम मात्रा जो उसमें रहेगा वो जेनरिक दवा में भी रहेगा, प्राइस कम रहेगा, सबके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, लोगों के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। अब इसके बारे में मैं चर्चा आगे करूँगा। उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने हेतु डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम को भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, BPPI द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये जन औषधि केंद्र है, इसके ये फीचर है, देख लीजिए। अब हम जैसे कहें कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है, इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015 भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। पहला लड़के ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि दवा है तो ये होगा सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। ऐसा नहीं है, ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आप बताइएगा कि रसायन और उर्वरक मंत्री वर्तमान में कौन है, कमेंट में बताइएगा जरूर आप लोग। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। इस परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल, मतलब उच्च गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी में अच्छी गुणवत्ता की दवा कम पैसे में ही मिल जाए। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अफोर्डेबल का मतलब आरामदेह, मतलब कम पैसे में ही, एक तरह से ये समझ लीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में। इस योजना के उत्पाद बास्केट का विस्तार कर इसमें 900 दवाओं और 154 सर्जिकल एवं उपभोग्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जिसमें सभी चिकित्सकीय श्रेणियों जैसे कि संक्रमण रोधी, मधुमेह रोधी, हृदय रोग संबंधी, कैंसर रोधी, जठरांत्र संबंधी दवाओं इत्यादि को कवर किया गया है। इसमें टोटल कितना विस्तार किया गया है? 900 दवाओं का विस्तार किया गया है और 154 सर्जिकल एवं उपयोग पदार्थों को भी इसमें शामिल किया गया है। देश के 726 जिलों में से 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो देश के कितने जिले हैं? 726 जिले के 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो ये अच्छी और सस्ती दवा, देखिए कितना खूबसूरत फोटो सर ने लगाया है, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मात्र कीमत कितनी है? जैसे कोई अंग्रेजी दवा होती है उसकी कीमत मान लीजिए 149 रुपये है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में देखिए कितना अच्छा फोटो दिया गया है। यही जो है देखिए, बचत हो गया 75% का, तो हो गया 37 रुपये का। तो देख लीजिए कितना आप लोग को छूट मिल रहा है। मैं फ़ोटो से बड़ा इम्प्रेस हूँ। ठीक है, और ये नीचे हेल्पलाइन कहीं से फ़ोटो लिया गया है। तो ये रहे आज के 3 टॉपिक। हंसी मजाक होना बहुत ज़रूरी भी है, लॉकडाउन का समय है, कुछ तो आदमी हंसी मजाक भी करे, नहीं तो दिन भर तो बोर हो जा रहा हूँ मैं खुद। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब रिव्यू दे देता हूँ एक बार। पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सब जगह लागू करवाया जाए। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में क्या बताया गया था? एक देश एक कर की तर्ज पर, जैसे जीएसटी आया था, वन नेशन मतलब जीएसटी आया था ना कि पूरे राज्य में चाहे केंद्र में एक तरह की जीएसटी लगनी चाहिए। ठीक है, पर तर्ज पर योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पीडीएस सिस्टम के तहत आने वाले जो भी लाभार्थी बताए गए, जो प्रवासी लोग हैं वो अपने कहीं पे भी रहें उनको मिल जाएगा। 30 जून 2020 तक पूरे भारत में इनको लागू करवाना है। और अभी तक टोटल कितने भी राज्य हैं जो बताया मैंने, टोटल 1 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों का नाम आप लोगों ने देखा होगा। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट बनेगा कि फर्जी जितने भी राशन कार्ड हैं वो समाप्त हो जाएंगे और 12 राशन कार्ड से अपने हिस्से का राशन आप प्राप्त कर सकते हैं। 30 जून 2020 ये डेडलाइन दिया गया है, सभी पूरे भारत में राज्यों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और ये कोविड-19 जैसी महामारी के लिए इसलिए सबसे ज़रूरी हो गया है, इसलिए किया गया है। और ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताया गया है कि गरीब से गरीब तबका को, महिलाओं को, बच्चों को ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था। और ये भी बताया गया था कि
इसमें क्या है, अगर कोई दीवार कोई भी है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अगर कोई भी जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर वो कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके लिए आप सख्त से सख्त सुनवाई भी का प्रावधान है, एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, 2013 का एक्ट में आया था, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये चावल बताया गया आप लोग को मिलेगा। और इस कानून के तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि लाभार्थियों को अगर कहीं कभी ऐसा नहीं होता, उनको नहीं मिल पाता, तो उतना जितना जितना अमाउंट है, एक्स अमाउंट उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जिस मान लीजिए सपोज दैट कभी कोई समस्या आ गई, अगर राशन समय से नहीं पहुंच पाया, तो जितना राशन उनको प्रति महीने मिलता है तो उस हिसाब से उनके अकाउंट में उनका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सरकार ये भी नियम लाई थी। अब देखिए दूसरा बताया था मैंने मणिपुर के चाकाओ और तथा गोरखपुर के टेराकोटा। चाकाओ पता ही है, काला चावल जो बताया था मैंने आपके, काला चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया, इंपॉर्टेंट है, स्टेट में भी और यूपीएससी में भी आ सकता है। चाकाओ को क्या बताया गया था, चाकाओ उत्पाद संघ द्वारा दिया गया था और टेराकोटा को लक्ष्मी टेराकोटा संघ द्वारा मूर्तिकला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। चाकाओ को बताया गया था कि सुगंधित चिपचिपा चावल ही है, मणिपुर से सदियों से खेती होती है और विशेष प्रकार की सुगंध होती है, और औषधि के रूप में भी इसका बताया गया सामूहिक दावतों में उपयोग किया जाता है, और चाकाओं की खीर बनाई जाती है, पारंपरिक चिकित्सा में भी उसका उपयोग किया जाता है। गोरखपुर के टेराकोटा का भी आपको लोगों को बताया गया कि स्थानीय कारीगर जो भी होते हैं, जैसे जानवरों जैसे घोड़ा, हाथी, ऊँट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसमें जो प्राकृतिक रंग का उपयोग किया था ये भी बताया गया है। 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा प्रकार बनाए गए हैं, ये देख लीजिए आप लोग के सामने है। अब जीआई टैग है, ट्रिप्स के बारे में भी आप लोग को बताया गया है। इसमें विश्व व्यापार संगठन में कितने भौगोलिक संकेतक 1999 को ये भी बताया गया है। कब से ये प्रभावी हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया गया आप लोग को। जीआई टैग प्रदान करना किसी विशेष उत्पाद के लिए भी संरक्षण प्रदान करना है, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है, ये भी बताया गया है। जीआई सिर्फ वस्तुओं के लिए होता है, जीआई टैग किसी विशिष्ट स्थान की सिर्फ वस्तुओं के लिए होता है, सेवा के लिए नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया गया आप लोग को। अब जनऔषधि सुगम है, बताया गया कि प्रधानमंत्री जनऔषधि सुगम है क्यों लाया गया, ये भी बताया गया है। जो भी जेनरिक दवा है जनऔषधि केंद्र अगल बगल आपके घर के अगल बगल है, इस ऐप के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। और उपभोक्ताओं को जीवन को आसान बनाना डिजिटल तकनीक का उपयोग करके पता कर सकते हैं आप। देख लीजिए, ये जैसे सर ने आपने बताया था पीएसयू जो भी है इससे द्वारा विकसित की गई है, भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो के द्वारा विकसित की गई है, ये भी बताया गया आप लोग को। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र 2015 में लाया गया था, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, ये भी बताया गया था आपको। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, यही सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ आपको मिले, क्वालिटी मेडिसिन मैंने अच्छी गुणवत्ता की दवा मिले और अफोर्डेबल प्राइस में, कम प्राइस में मिल जाए आपको, जो आप वहन कर सकें। अफोर्डेबल मतलब जो वहन कर सके, जितना पैसा आप दे सके कम से कम। इस योजना के उत्पाद जैसे बास्केट का विस्तार 900 दवा और 154 सर्जिकल उपयोग, ये भी बताया गया था आपको, जिसमें चिकित्सा जो भी रोग हैं, संक्रमण रोधी, मधुमेह रोगी, हृदय रोगी संबंधी सब बताया गया है। जिसके 726 जिलों में 63 से अधिक प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं, ये भी आप लोग को बताया गया है। और जैसे कि आपको बताया गया कि जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम, कोई अंग्रेजी दवा लेने जाते हैं, कोई मलहम लेने जाते हैं, तो अब देख लीजिए 149 रुपये का पड़ रहा है। अब जेनरिक दवा लेंगे तो सस्ता ही पड़ेगा, मतलब समझिए कि सिर्फ 1/4 लग रहा है इसका। जैसे ये जो फिगर के माध्यम से बस एक बताने की कोशिश की गई है। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोग हंसते खेलते इसको पढ़े होंगे और पढ़ेंगे इसको। तो आज हम डीएनए को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे। चारों क्वेश्चन तैयार है, तो आप लोग आराम से देखिए, वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और बाकी जो भी आपको बताया ही था कि जिसको डीएनए का पीडीएफ अप्रैल महीने का चाहिए या जब का भी चाहिए, तो जो आपको डिटेल पूरा दिया गया उसको फॉलो कीजिए, आपको पीडीएफ आपको आपके पास सुरक्षित तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं 7 बजे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन का आंसर देना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है। गलत सही जो भी है क्वेश्चन आंसर दीजिए। और दूसरा एक और बात, सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर देता है ऐसा नहीं है कि वही सही आंसर देता है, ठीक है। तो उसी को कॉपी पेस्ट मत किया कीजिए। हम लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम लोग को पता है सब, आप लोग क्या क्या तरकीब निकालते हो। तो ऐसा नहीं है, आप लोग क्वेश्चन दीजिए, कोशिश कीजिए। मैं बार बार यही कहता हूँ ना, कोशिश कीजिए। जिस दिन आप ना कोशिश करना चालू कर देंगे ना, देखिएगा रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस, धीरे धीरे स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं, होता जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 गलतियाँ करते रहिए, क्या दिक्कत है। गलती ही करेंगे ना, और कौन सी सज़ा मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है। जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, क्या उसमें छोटी छोटी एरर्स क्या है, उसको देखिए। और क्वेश्चन का जो भी आंसर दीजिएगा, एक साथ आंसर दीजिएगा। तो चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ, तो दूसरा एक और कि जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, तो संस्थान का खूबसूरत सा नंबर है, जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, दिए नए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।
तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं 7 बजे, और उसके बाद 9 बजे के आसपास फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसका जो भी क्वेश्चन का रिव्यू होगा, आप लोगों को एनालिसिस होगा, उसको एनालिसिस मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।